हेलो बच्चों, कैसे हैं? स्वागत है आपका एक और नई धमाकेदार वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे। तो फिलहाल अभी बीपीएससी की परीक्षा की डेट आई है और उसकी तैयारियां चल रही होंगी आपकी, और नेट के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनकी भी तैयारी चल रही होगी, क्योंकि नेट की परीक्षा जो है अगले महीने जून में प्रस्तावित है। टीजीटी पीजीटी की तैयारी करने वाले, एनबीएस की तैयारी करने वाले, केबीएस की तैयारी करने वाले, उन सभी बच्चों के लिए जो शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं, उन सबके लिए ये वीडियो बड़ी महत्वपूर्ण है। और यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो इसको अधिक से अधिक शेयर जरूर करें और वीडियो को पूरा देखें। आपको बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो है इसमें मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहे हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाखून का बढ़ना प्रतीक है। कह रहे हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाखून का बढ़ना प्रतीक है। दैवी वृत्ति का, पाशवी वृत्ति का, मानवोचित वृत्ति का, या स्वनिर्धारित आत्मबंधन वृत्ति का। तो आपको बताना है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाखून बढ़ना प्रतीक है। और आप जानते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक निबंध है जिसका नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो आपको बताना है कि नाखून बढ़ना किसका प्रतीक है। तो देखो बच्चों, पहले का उत्तर हो जाएगा नाखून बढ़ना जो है वो पाशवी वृत्ति का प्रतीक है। और नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये निबंध जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। और इन्होंने ये निबंध जो है इनका इनका एक निबंध संग्रह है जिसका नाम कल्पलता है, जिसमें ये संग्रहित है और जिसका प्रकाशन 1951 में हुआ था। चलिए अब देखते हैं दूसरा सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है कि श्रद्धा भक्ति निबंध के अनुसार असत्य कथन है। कह रहा है श्रद्धा भक्ति निबंध के अनुसार असत्य कथन है। ए, श्रद्धा का व्यापार स्थल विस्तृत है, प्रेम एकांत है। बी, प्रेम का कारण बहुत कुछ अनिर्दिष्ट व अज्ञात होता है, पर श्रद्धा का कारण निर्दिष्ट व ज्ञात होता है। सी, श्रद्धा एकमात्र अपने अनुभव पर निर्भर रहती है, पर प्रेम अपनी सामाजिक विशेषता के कारण दूसरों के अनुभव पर भी जागता है। और डी, श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। तो आपको ये बताना है कि श्रद्धा भक्ति निबंध के अनुसार जो है इसमें से कौन सा कथन असत्य है। और श्रद्धा भक्ति निबंध जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, और जो चिंतामणि के पहले वाले जो संग्रह है, भाग है इनका, उसमें जो है ये संग्रहित है, जिसका प्रकाशन 1939 में हुआ था। तो आपको बताना है कि कौन सी बात इसमें से असत्य है। तो देखो बच्चों, पहली वाली बात सत्य है, दूसरी सत्य है। इसमें असत्य जो बात है वो तीसरी वाली असत्य है। तो तीसरी बात इसमें क्या है, असत्य है। तो दूसरे का उत्तर क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, सी। चलिए अगला देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है उसने कहा था कहानी के संबंध में असंगत है। कहा था, सवाल यह है कि उसने कहा था कहानी के संबंध में असंगत है। पहला कह रहा है कि रचना के धरातल और परिवेश पर चेतना असंपृक्त है। बी कह रहा है कि भाषा व परिवेश की एकरूपता इस कहानी की शक्ति है। सी कह रहा है कि आदर्श के एक बिंदु से प्रारंभ होकर यथार्थ का विस्तार कहानी में समाहित है। और डी कह रहा है कि कहानी का अंत बलिदान के रूप में आदर्शवादिता लिए हुए है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सी बात जो है वो आपको असंगत दिख रही है। और उसने कहा था कहानी जो है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है, जिसका प्रकाशन 1915 में हुआ था। और यह पहली ऐसी कहानी है जिसमें पूर्व दीप्ति शैली या फ्लैशबैक पद्धति का प्रयोग किया गया था। बताइए, तो इसमें कौन सी बात ऐसी है जो असंगत है। तो देखो बच्चों, जो इसमें असंगत बात है वो पहली वाली ही बात जो है वो क्या है, वो असंगत है। चलिए चौथा ऑप्शन देखिए, चौथा उत्तर, चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि कफन कहानी के संबंध में असंगत है। आपको बताना है कि कफन कहानी के संबंध में क्या असंगत है। ये कह रहा है कि कफन प्रेमचंद की कथा चेतना और संरचना में बदलाव उपस्थित करने वाली महत्वपूर्ण कहानी है। बी कह रहा है कि कफन कहानी अपनी संरचना को नैतिक समाधान मूलक अंतिम बिंदु के शासन से मुक्त करती है। सी कह रहा है कि कहानी अर्थमूलक यथार्थ के कई जटिल आयामों को एक साथ उद्घाटित करती है। और डी कह रहा है कि कहानी निर्दिष्ट अंतिम बिंदु की ओर नाटकीयता से पहुंचने का प्रयत्न करती है। तो आपको इसका उत्तर बताना है चौथे का। और कफन कहानी जो है वो मुंशी प्रेमचंद की कहानी है, जिसका प्रकाशन 1936 में हुआ था। तो आपको बताना कि कौन सी बात इसमें असंगत है। पहला, ए, बी, सी और डी। तो इसमें से कौन सा असंगत है। तो देखो बच्चों, इसमें असंगत जो है वो बी वाली जो है वो असंगत बात है। चलिए अगला देखिए पांचवा। कह रहे कि पुरस्कार कहानी के संदर्भ में
असंगत कथन है। पुरस्कार कहानी के संदर्भ में असंगत कथन है। तो आपको बताना है कि कौन सी बात जो है पुरस्कार कहानी के संबंध में असंगत है। मैं पुरस्कार कहानी के बारे में आपको बता दूं। पुरस्कार कहानी जो है वो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है और यह कहानी जो है इनके कहानी संग्रह आंधी, इनका जो कहानी संग्रह है उसमें संग्रहित है और जिसका प्रकाशन 1931 में हुआ था। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आपको ये बताना है कि कौन सी बात इसमें असंगत है। नायिका का देश के प्रति प्रेम भाव, बी स्वयं को पीड़ा देकर दूसरों को अलौकिक करने का भाव, सी नायिका का प्रिय के प्रति प्रेम भाव और डी देश प्रेम व प्रियतम प्रेम का द्वंद्व। तो आपको बताना है कि पांचों में कौन सी बात जो है वो असंगत है। असंगत आपको बताना है। तो देखो बच्चों, इसमें असंगत बात जो है वो बी वाला जाएगा, स्वयं को पीड़ा देकर दूसरों को अलौकिक करने का भाव जो है ये इसमें असंगत है। चलिए अगला सवाल, छठवां देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि राहुल सांकृत्यायन को तिब्बत यात्रा के दौरान तीर्थंकर महावीर की मूर्ति दिखाई थी। आपको बताना है। और राहुल सांकृत्यायन का यात्रा वृत्तांत है जिसका नाम क्या है, मेरी तिब्बत यात्रा। क्या नाम है, मेरी तिब्बत यात्रा, और जिसका प्रकाशन 1937 में हुआ था। तो आपको ये बताना है कि राहुल सांकृत्यायन को तिब्बत यात्रा के दौरान तीर्थंकर महावीर की मूर्ति दिखाई थी। चीदोड़ प्रसाद में स्थित देवालय में, फुनझोंग फोबणद स्थित प्रसाद में, या सकले लहा खंड छेन मो स्थित स्पूत में, या छू सोर गए पोन गांव के देवालय में। तो आपको बताना है कि कहाँ उनकी मूर्ति दिखाई गई थी। तो बच्चों छठवें का उत्तर जो हो जाएगा वो पहला हो जाएगा, चीतोड़ प्रसाद में स्थित देवालय में दिखाई गई थी। और जो बच्चे ऑफलाइन क्लास करते हैं उनके लिए मैं बता दूं कि मैंने पूरा डिटेल में जो है आपको मेरी तिब्बत यात्रा को पढ़ाया भी है। चलिए अगला देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है मेरी तिब्बत यात्रा में फुन दो के ब्रह्मपुत्र की शाखा के तट से संबंध में वर्णित वृत्तांत में शामिल नहीं है। कह रहा है कि मेरी तिब्बत यात्रा में फुन दो के ब्रह्मपुत्र की शाखा के तट से संबंध में वर्णित वृत्तांत में शामिल नहीं है। ए यहाँ आदमियों के लिए लोहे की सांकल पर चमड़े की बांधी लकड़ियों का झूला है। बी यहाँ सामान के लिए लकड़ी की नाव का इंतजाम है। सी यहाँ जानवरों के लिए तैरकर पार होना पड़ता है। और डी यह मंगोलिया और कमसू चीन की ओर का प्रधान रास्ता है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा वृत्तांत है जो मेरी तिब्बत यात्रा के में शामिल नहीं है। तो सातवें का उत्तर आपको बताना है। तो देखो बच्चों सातवें का उत्तर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। अब आप पूछेंगे बी क्यों होगा। तो देखो बच्चों यहाँ लकड़ी के नाव का इंतजाम नहीं बल्कि लकड़ी की जगह पर जो है चमड़े की नाव का इंतजाम होता है। लकड़ी का नाव नहीं होता है, चमड़े की नाव होती है। तो उत्तर जो इसका हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए आठवां क्या कह रहा है। कह रहा है कि वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा हिंदी मानक वर्तनी मानकीकरण के अनुसार हाइफन का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। तो कह रहा है कि जो वैज्ञानिक शब्दावली आयोग है उसके अनुसार जो हिंदी का जो मानकीकरण है उसमें हाइफन का प्रयोग कहाँ नहीं किया जाना चाहिए। कठिन संधियों से बचने के लिए, सामान्यतः तत्पुरुष समासों में, सा जैसे आदि के पूर्व या द्वंद्व समास के पदों में। तो देखो बच्चों द्वंद्व समास में भी प्रयोग होता है, सा और इसमें भी प्रयोग होता है, और कठिन संधियों से बचने के लिए भी इसका हम प्रयोग करते हैं। सामान्यतः यह माना जाता है कि हाइफन का प्रयोग जो है वो आपको तत्पुरुष समास में नहीं होना चाहिए, ऐसा आयोग का मानना है। तो उत्तर इसका क्या सही हो जाएगा, बी हो जाएगा, सामान्यतः तत्पुरुष समासों में। चलिए नवा देखते हैं क्या कह रहे हैं। कह रहे किस विकल्प में सभी शब्द तत्पुरुष समास से निर्मित हैं। कह रहे किस विकल्प में सभी शब्द जो है तत्पुरुष समास से निर्मित है। ए हर दिन, आशातीत, कड़वी श्रेष्ठ, बी गृहस्थ, हरफनमौला, कपड़छन, सी हर रोज, देशभक्ति, ग्रामवास, और डी राजपुत्र, अकाल पीड़ित और हाथों हाथ। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा शब्द है या कौन सा शब्द समूह है, विकल्प है जो सभी तत्पुरुष समास से निर्मित है। तो बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा बी। बी जो है वो सभी किससे निर्मित है, तत्पुरुष समास से निर्मित है। तो नवा का उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए दसवां देखते हैं क्या कह रहे हैं। वाक्य के संबंध में अनुपयुक्त कथन है। वाक्य के संबंध में अनुपयुक्त कथन है। ए वाक्य में दो अवयव होते हैं, उद्देश्य और विधेय। बी जिस वस्तु के विषय में कुछ कहा जाता है उसे सूचित करने वाले शब्द को विधेय कहते हैं। सी जिस वाक्य में एक उद्देश्य एक विधेय रहता है उसे साधारण वाक्य कहते हैं। और डी रचना के अनुसार वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। तो आपको बताना है कि वाक्य के संबंध में कौन सा अनुपयुक्त इसमें आपको दिख रहा है। पहला है वाक्य के मुख्य दो अवयव होते हैं, बात सही है। दूसरा करें कि जिस वस्तु के विषय में कुछ कहा जाता है उसे सूचित करने वाले शब्द को विधेय कहते हैं। तो ये बात गलत है। जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसको विधेय नहीं कहते हैं, उसको उद्देश्य कहते हैं। तो ये वाली बात गलत है। तो 10वें का उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए 11 में देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को भारतीय काव्य शास्त्र के किस सिद्धांत के निकट माना है।
कह रहे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को भारतीय काव्य शास्त्र के किस सिद्धांत के एकदम निकट माना है? रस सिद्धांत के, वक्रोक्ति सिद्धांत के, अलंकार सिद्धांत के या रीति सिद्धांत के? तो 11 का उत्तर बताइए किसके सिद्धांत के? तो भैया वक्रोक्ति सिद्धांत के निकटतम माना है। किसके? वक्रोक्ति सिद्धांत के। चलिए 12 में क्या है? कालरीज की दृष्टि में कल्पना के विषय में असंगत है। कह रहे कालरीज की दृष्टि में कल्पना के विषय में क्या है? असंगत है। आपको बताना है कालरीज महोदय जो कि एक पाश्चात्य साहित्यकार हैं, उनके संदर्भ में उनकी दृष्टि में कल्पना जो होती है उसके विषय में असंगत क्या है? ये कल्पना को ईश्वरीय शक्ति मानते हैं। 12 का ए कह रहा है। बी कह रहा है कि ये ललित कल्पना व कल्पना में सहज संबंध मानते हैं। सी कह रहा है कि कल्पना में संबंध व का विशेष महत्व है। और डी कह रहा है कि कविता में सामंजस्यवाद कल्पना के माध्यम से घटित होता है। तो आपको बताना है कि इन चारों में से वो कौन सा विकल्प है जो कॉलेज की दृष्टि से सही नहीं है? आप बताइए 12 का उत्तर। तो देखो बच्चों, वे कल्पना को ईश्वरीय शक्ति मानते हैं, बात सही है। और वे कविता में समन्वय को भी महत्व देते हैं और कविता में सामंजस्य कल्पना से घटित होता है इस बात को भी मानते हैं। लेकिन ललित कल्पना व कल्पना में सहज संबंध जो है वो नहीं मानते हैं। ये बात जो है असंगत है। तो बी उसका उत्तर जो है वो सही हो जाएगा। चलिए 13 में क्या कह रहे हैं? कह रहे इतिहास बोध का अर्थ अतीत के अस्तित्व का ही नहीं अपितु उसके वर्तमानत्व का अवगम है। यह मान्यता किसकी है? कह रहा है कि इतिहास बोध का अर्थ अतीत के अस्तित्व का ही नहीं अपितु उसके वर्तमानत्व का भी अवगम है। यह मान्यता किसकी है? अरस्तू की है, क्रोचे की है, कार्लिज की है या टीएस इलियट की है? तो आपको बताना कि यह मान्यता किसकी है? तो बच्चों यह मान्यता जो है वो टीएस इलियट की है। उत्तर जो है वो डी सही हो जाएगा। चलिए अब आते हैं 14 नंबर सवाल में। कह रहे हैं कि टीएस इलियट का मत नहीं है। कह रहे हैं कि टीएस इलियट का मत इसमें नहीं है। तो इन चारों में आपको बताना है कि टीएस इलियट का कौन सा मत नहीं है। कला की जैविक सत्ता होती है, ए कह रहा है। बी कह रहा है कि कविता का अपना एक अलग स्वतंत्र जीवन है। बी कह रहा है। सी कह रहा है कि काव्यगत संवेदना और कवि के मन की संवेदना भिन्न होती है। और डी कह रहा है कि कला का संवेग जो है वो वैयक्तिक होता है। आपको बताना है कि इसमें टीएस इलियट का मत कौन नहीं है। तो देखो बच्चों, कला जैविक सत्ता होती है, टीएस इलियट का मत सही है। कविता का अपना एक अलग स्वतंत्र जीवन है, ये भी इसका मत है। काव्यगत संवेदना और कवि के मन की संवेदना भिन्न होती है, ये भी इनका मत है। लेकिन कला का संवेग वैयक्तिक होता है, ये इनका मत नहीं है। इन्होंने वैयक्तिक नहीं माना है, इन्होंने निर्वैयक्तिक माना है। इन्होंने क्या माना है? इन्होंने निर्वैयक्तिक माना है और निजी भाव का संवेग नहीं होता है। ठीक, तो उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं 15 नंबर सवाल में क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि कविता भाव का स्वच्छंद प्रवाह नहीं, भाव से पलायन है। व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, उससे मुक्ति का नाम है। यह मान्यता किसकी है? तो कविता के संदर्भ में आपको ये बताना है कि ये जो है मान्यता किसकी है? प्लेटो की है, अरस्तू की है, टीएस इलियट की है या क्रोचे की है? तो बच्चों यह भी मान्यता जो है वो टीएस इलियट की ही है। किसकी है? टीएस इलियट की है। चलिए अब देखते हैं 16 नंबर सवाल क्या कह रहे हैं। कह रहे कि यह कहानी 16वीं शताब्दी के बाद की लिखी हुई और रासों से प्रक्षिप्त हुई है। पद्मावती समय के विषय में यह कथन किसका है? तो आपको बताना है कि पद्मावती समय के संदर्भ में यह कथन जो है किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, राहुल सांकृत्यायन का है या गणपत चंदी गुप्त का है? तो 16 वाले का उत्तर आपको देना है। तो भैया फटाक से 16 वाले का उत्तर दीजिए। 16 का उत्तर क्या होगा? चूंकि आज के प्रश्न थोड़े, इसका लेवल थोड़ा ऊपर है, तो देखो बच्चों इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, अर्थात बी उत्तर जो है इसका सही हो जाएगा। चलिए 17 में क्या कह रहा है? कह रहे कि अनसड़िया छाई पड़ी पंथ निहार निहार, अजी भड़िया छाला पड़िया राम पुकारी पुकारी। इस साखी में निम्नलिखित में से किस साधना पद्धति का प्रमुख प्रभाव आपको दिखाई देता है? क्योंकि ये कबीर की पंक्ति है, तो आपको कबीर की साखी में आपको बताना है कि किस साधना पद्धति का प्रमुख प्रभाव आपको दिखाई पड़ता है। नाथपंथ का, सूफी साधना का, सिद्ध साधना का या अद्वैत वेदांत का? बताओ भाई, किसका जो है आपको साधना पद्धति का भाव आपको दिखाई पड़ता है इसमें? तो देखो बच्चों, इसमें जो साधना पद्धति दिखाई पड़ रही है वो कौन पड़ रही है? वो सूफी पड़ रही है। इस साखी में जो भावात्मक रहस्यवाद है, जिसमें जीव और परमात्मा को पति पत्नी के रूप के संबंध में स्थापित किया गया है, और आप जानते हैं कि यह जो है सूफी साधना में हमें देखने को मिलता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। चलिए 18 में क्या कह रहा है? कह रहे इसमें सगुणोपासना का निरूपण बड़े ही मार्मिक ढंग से हृदय की अनुभूति के आधार पर तर्क पद्धति पर नहीं किया गया है। सूरदास के भ्रमर गीत के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो आपको बताना है कि सूरदास के भ्रमर गीत के संदर्भ में यह कथन किसका है? नंद दुलारे वाजपेयी का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, रामचंद्र शुक्ल का है या ब्रजेश्वर शर्मा का है? तो 18 वाले का उत्तर आपको देना है। तो देखो बच्चों, 18 का उत्तर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, अर्थात इसका उत्तर सी सही हो जाएगा।
चलिए 19 में क्या कह रहे हैं, कह रहा है कि कामायनी की यह कथा केवल एक फैंटेसी है। कामायनी के संदर्भ में यह कथन किसका है? कह रहा है कामायनी की यह कथा केवल एक फैंटेसी है। कामायनी के संदर्भ में यह कथन किसका है? द्वारिका प्रसाद सक्सेना का, गजानन माधव मुक्तिबोध का, रामस्वरूप चतुर्वेदी का, या डॉक्टर नगेंद्र का? तो देखो बच्चों, यह जो मान्यता है यह गजानन माधव मुक्तिबोध की है, अर्थात बी ऑप्शन जो है 19 का सही हो जाएगा। चलिए 20 में क्या कह रहा है, कामायनी के दर्शन का केंद्रीय आधार क्या है? पूछा है कि कामायनी के दर्शन का केंद्रीय आधार क्या है? प्रतिविज्ञान दर्शन है, वेदांत है, बौद्ध है और या सांख्य है? तो आपको बताना है कि कामायनी के दर्शन का मूल आधार क्या है। तो देखो बच्चों, कामायनी के दर्शन का आधार जो है वो प्रतिविज्ञान दर्शन है। तो 20 का ये उत्तर जो है वो सही हो जाएगा। चलिए 21 में क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि अंधेरे में कविता की अंतिम पंक्तियां उस अस्मिता या आइडेंटिटी की खोज की ओर संकेत करती है जो आधुनिक मानव की सबसे ज्वलंत समस्या है। निसंदेह यह कविता का मूल कथ्य और अस्मिता की खोज है। अंधेरे में कविता के विषय में यह कथन किसका है? रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, निर्मला जैन या विश्वनाथ त्रिपाठी? तो आपको बताना है कि यह कथन किसका है। तो 21 का उत्तर आपको बताना है। तो बच्चों 21 का उत्तर हो जाएगा बी, यह कथन नामवर सिंह का है। किसके संदर्भ में? अंधेरे में कविता के संदर्भ में। चलिए अगला देखिए 22 में क्या कह रहे हैं, कह रहा है कि त्यागपत्र में प्रमोद के चरित्र से मेल नहीं खाने वाला कथन है। कह रहा है कि त्यागपत्र में प्रमोद के चरित्र से मेल खाने वाला कथन नहीं है। त्यागपत्र जो है आप जानते हैं जैनेन्द्र का उपन्यास है। उसके चिंतन की परिणति आत्म विसर्जन में होती है। बी, समाज की विषमताओं को देखकर उसके बारे में सोचता है। सी, समाधान की तलाश में बेचैन रहता है। और डी, आत्मलोचन के माध्यम से सभ्य समाज की विसंगतियों को ढकने का प्रयत्न करता है। तो आपको बताना है कि त्यागपत्र के संदर्भ में ये इसमें जो प्रमोद जो है जो एक उसमें पात्र है उसका के कथन से मेल कौन नहीं खाता है। तो 22 का उत्तर आपको बताना है। तो देखो बच्चों 22 का उत्तर हो जाएगा डी। तो डी वाला उसके कथन से मेल जो है वो नहीं खाता है। तो उत्तर कौन सा होगा? डी उत्तर जो है आपका सही हो जाएगा। चलिए 23 में क्या कह रहे हैं, कह रहे क्योंकि वह जिंदा था। जिंदा रहने का मतलब समझते हैं ना आप? लोग भूल गए हैं जिंदा रहने का मतलब। महाभोज उपन्यास में यह कथन किसका है? महाभोज उपन्यास जो है वो मनु भंडारी का उपन्यास है और ये एक राजनीतिक उपन्यास है। तो आपको बताना है कि कथन किसका है? दत्ता बाबू, बिंदा, डॉक्टर साहब या महेश शर्मा? आपको बताना है कि कथन किसका है। 23 का उत्तर आपको देना है। तो देखो बच्चों 23 का जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपको बताना है कि यह जो है 23 में आपको उत्तर बताना है कि यह कथन जो है वो आ, किसका है। तो यह कथन जो है किसका है आपको इसका उत्तर बताना है। दत्ता बाबू का है, बिंदा का है, दास साहब का है या महेश शर्मा का है? तो बच्चों ये कथन जो है वो बिंदा का है और ये किससे कहता है? सक्सेना से कहता है। तो कथन किसका है? ये बिंदा का है और किससे कहता है? ये जो कहता है ये सक्सेना से कहता है। चलिए अगला उत्तर शुद्ध वाक्य नहीं है। 24 में देखिए कह रहा है कि शुद्ध वाक्य नहीं है। ए, इसी बहाने हमें दर्शन हो गए। बी, अश्वमेध का घोड़ा पकड़ा गया। सी, उपस्थित लोगों ने संकल्प लिया किया। और डी, आपका यह मत ग्राह्य योग्य है। तो आपको बताना इसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है। तो देखो बच्चों चौथा शुद्ध नहीं है। क्यों नहीं है? कि इसमें योग्य लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, बाकी वही सही है। हाँ, योग्य लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपका मत ग्राह्य है, बस इतना ही सही होना चाहिए। चलिए 25 में कह रहे हैं कि अशुद्ध वाक्य नहीं है, मतलब इसमें से कौन सा है जो शुद्ध है। इसमें अशुद्ध वाक्य नहीं बताना है। वह अपराधी दंड देने योग्य है। वह पुत्रवत आपकी अपनी प्रजा का पालन करता है। सी, विद्यार्थियों के मेले में अनेकों टोलियां थी। और डी, जैन साहित्य प्राकृत में लिखा गया है। तो इसमें अशुद्ध वाक्य नहीं है, अर्थात जो शुद्ध है उसको बताना है। तो बच्चों इसमें शुद्ध हो गया डी वाला, ये शुद्ध है, बाकी तीनों के तीनों क्या है? अशुद्ध है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।